हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो। आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? दोस्तों, प्रीलिम्स 2021 जून में कंडक्ट होने वाला है एंड जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो पिछले साल के क्वेश्चन को कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। एंड दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एंड दोस्तों, अगर एक भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो दोस्तों आपको 2 नंबर मिलते हैं और उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। इसके अलावा दोस्तों, एनसीईआरटी हमें किस तरह से पढ़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो चीजें हम छोड़ देते हैं एनसीईआरटी में उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे कि स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, उसमें से अब किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 हम रिलीज कर चुके हैं जिसमें हमने 43 क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड रिमेनिंग 43 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछिए, हम उसका समाधान कर देंगे। एंड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स एलोबरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। मींस किस फॉरेन ट्रेवलर ने भारत में हीरे और हीरे की खदानों के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कशन किया है। दोस्तों, चारों ही बड़े अजीब से ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर है बी, जीन बाप्टिस्टे टेवर्नियर। दोस्तों, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों किस तरह से यूपीएससी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछती है। दोस्तों, एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, आप ये वाली लाइन पढ़िए कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज द फ्रेंच ज्वेलर जीन बाप्टिस्टे टेवर्नियर। दोस्तों, ज्वेलर मतलब अगर आपको गेस मारना हो प्रीलिम्स में और आपको पता है कि जीन बाप्टिस्टे टेवर्नियर एक फ्रेंच ज्वेलर थे, तो आप सही से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए पिछले सालों के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपको पता चले कि हमें किस तरह से पढ़ना है। तो दोस्तों, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें, सारे कीवर्ड्स पे आपका फोकस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। मतलब भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा भावी बुद्धा है जो कि संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। दोस्तों, इसका आंसर है सी, मैत्री। दोस्तों, ये आपको दिया है नितिन सिंघानिया में। तो दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के लिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म के लिए नितिन सिंघानिया मस्ट है, आपको ये अच्छे से पढ़नी चाहिए। अब दोस्तों, नितिन सिंघानिया में देखिए ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि मैत्रिया, ये स्क्रीनशॉट मैंने नितिन सिंघानिया का ही लिया है। फ्यूचर बुद्धा उसको मैत्रिया के नाम से बताया गया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि डज नॉट अप्लाई। ठीक है, तो जो गलत है हमको उसको बताना है। एंड दोस्तों, जो सब्सिडरी अलायंस होता है इसको बोला जाता है सहायक संधि व्यवस्था, उसके बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ये स्कीम स्टार्ट की थी एंड इसमें क्या होगा कि जो हमारे नेटिव प्रिंसेस थे उनको अपनी कोस्ट पर ब्रिटिश आर्मी को अपनी टेरिटरी में रखना होता था, सारा खर्चा वो देते थे। एंड अगर वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनकी टेरिटरी उनको सीड करनी होती थी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए क्या दिया है, टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। दोस्तों, ये तो सही है, ये तो इस अलायंस का उद्देश्य था। दूसरा था कि टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर। दोस्तों, आप जानते हैं कि नेपोलियन उस समय इजिप्ट तक आ चुके थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा टू स्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट। दोस्तों, ये तो हर स्कीम का यही ऑब्जेक्टिव रहता था, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, बचा हुआ ऑप्शन सी है, यही इसका आंसर है कि टू सिक्योर अ फिक्स इनकम फॉर द कंपनी। दोस्तों, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था इस
अलायंस का। एंड दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये इस संधि का उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इनमें से किसकी वजह से भारत में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की शुरुआत हुई। तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें 1 लाख रुपए की बात हुई थी, तो ये तो ऑप्शन सही होगा ही सही। देन जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है, थोड़ा इसको डिटेल में बात करेंगे। एंड ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा 1 2 3। एंड फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए 1813 का चार्टर एक्ट, देन जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, दोस्तों ये 1823 की कमेटी है, 1823। देन प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। अब दोस्तों आप जानते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी, पर दोस्तों ये 1 लाख रुपए 1823 तक भी अवेलेबल नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई, जनरल कमेटी 1823 में, जिसका क्या काम था कि आपको ये 1 लाख रुपए खर्च करने हैं एजुकेशन के ऊपर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी। अब दोस्तों इस कमेटी में ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट विवाद आया था, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट लोग कह रहे थे कि जो एजुकेशन है वो उसका फोकस ट्रेडिशनल लर्निंग पे होना चाहिए, जबकि जो एंग्लिसिस्ट थे वो कहते थे कि नहीं साहब, आप जो वेस्टर्न लिटरेचर है वो पढ़ाइए। एंड देन उसके बाद कंट्रोवर्सी ये आई कि आप जो एजुकेशन होगी वो किस लैंग्वेज में होगी, वर्नाकुलर में होगी कि इंग्लिश में होगी। एंड बाद में जब लॉर्ड मैकॉले के मिनट्स आए थे तब इस चीज को सेटल किया गया था। तो दोस्तों ये हर चीज आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, जिसमें पूछा गया है कि इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। दोस्तों ये भी एक बाउंसर क्वेश्चन आप मानिए इसको, क्योंकि कहीं ये दिया हुआ नहीं है। एंड इसका ऑप्शन है ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बाउंसर लगेंगे। एंड दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया ना हो उसका तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा प्रीलिम्स में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्ली। 4 इवेंट दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था। ऑप्शन ए दिया है कि स्वामी दयानंद स्टेब्लिश आर्य समाज। दोस्तों आप जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, हम इसके बगल में लिख लेते हैं। सेकंड, दीन बंधु मित्रा रोट नील दर्पण। नील दर्पण की रचना की थी दीन बंधु मित्रा ने। दोस्तों ये कब हुआ था, ये हुआ था 1858 59 में। एंड सी दिया हुआ कि बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय ने लिखा था आनंद मठ। दोस्तों ये कब लिखा था, ये लिखा था इन्होंने 1882 में। देन डी है सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। दोस्तों ये इवेंट कब हुआ था, 1863 में ये हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले इनमें से कौन सी चीज हुई, ऑप्शन बी दीन बंधु मित्रा रोट नील दर्पण। एंड दोस्तों ये चीज आपको मिलेगी स्पेक्ट्रम में, तो स्पेक्ट्रम आपको अच्छे से पढ़नी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। दोस्तों 3 इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और उनके फाउंडर दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट, संस्कृत कॉलेज एट बनारस, और बताया कि विलियम जोन्स। दोस्तों आप जानते हैं कि संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना किसने की थी, जोनाथन डंकन ने की थी। दोस्तों क्या नाम था उनका, जोनाथन डंकन ने की थी दोस्तों, जोनाथन डंकन। एंड ये कब की थी, 1791 में। अगला दिया है कैलकाटा मदरसा। दोस्तों ये वॉरेन हेस्टिंग ने ही किया था 1781 में। एंड दोस्तों देखिए यूपीएससी किस तरह से खेलता है। फोर्ट विलियम कॉलेज, दोस्तों आप जानते हैं कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था। पर दोस्तों अगर आप इसको क्रॉस करते हैं एंड इसको सही करते हैं और इसको भी सही करते हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों ये ऑप्शन है ही नहीं, 2 कहीं दिया हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों जब मैंने ये प्रीलिम्स दिया था, मैंने इसको क्वालिफाई भी किया था, तो दोस्तों यही चीज मेरे दिमाग में आई थी कि यार ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों तब मेरे माइंड में आया कि ये आर्थर। तो दोस्तों ये आर्थर वेलेस्ली नहीं थे, इनका नाम था रिचर्ड।
तो दोस्तों इस तरह से देखिए यूपीएससी आपके साथ खेलता है। पर दोस्तों क्योंकि ऑप्शन में 2 और 3 नहीं था, इसलिए मेरा सही हुआ था। तो दोस्तों इसका मुझे भी आइडिया नहीं था। तो दोस्तों इस तरह से आपको आपकी तैयारी करनी है कि आपको पूरा का पूरा नाम याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है, तो सही जवाब इसका होगा 2 ओनली। 50 का आंसर हो जाएगा बी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि हमें 4 स्टेट इवेंट्स दिए गए हैं और उनको उनके टाइम के हिसाब से हमें अरेंज करना है। दोस्तों ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से सवाल पूछा गया है। पहला कि द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन ए स्टेट इन इंडिया, मतलब भारत के किसी स्टेट में पहली बार डेमोक्रेटिक वे से कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट चुनी गई थी। दोस्तों ये केरला में हुआ था। एंड आप बताइए मुझे कब हुआ था? ये इवेंट हुआ था 1957 में। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया कि इंडिया देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इंपीरियल बैंक था उसका नाम चेंज हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में। दोस्तों अगला है कि एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम द नेशनल कैरियर। एयर इंडिया को नेशनलाइज किया था, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 1953 में। दोस्तों अगला दिया हुआ कि गोवा बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों ये हुआ था 1961 में। तो दोस्तों अब आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 3214। तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आप बाकी की जीएस में चीजें पढ़ते हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इस चीज को आप अच्छे से सही कर पाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया कि मुगल इंडिया के दौरान जागीरदार एंड जमींदार के बीच में क्या डिफरेंस हुआ करते थे। दोस्तों पहला स्टेटमेंट है कि जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। दोस्तों मतलब जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी के बदले जागीरदार को लैंड असाइन की जाती थी। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जागीरदार का काम होता था मिलिट्री ड्यूटीज के बदले उनको लैंड असाइन की जाती थी। तो दोस्तों ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों जब मैंने यूपीएससी दिया था तो मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं था, पर दोस्तों मेरा दिमाग चला यहाँ पे, क्योंकि एनी यहाँ पे लिखा हुआ था। आप देखिए एनी ड्यूटी। तो दोस्तों जब भी आपको एनी, ईच, एवरी ऐसे स्टेटमेंट मिले यूपीएससी में तो वो 99% वो स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसको क्रॉस किया था। एंड सेकंड दिया था कि लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडेटरी। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जागीरदार में हेरिडेटरी नहीं था, जबकि जमींदारों में ये प्रथा अपनाई जाती थी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एंड दोस्तों अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए। एंड यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। मतलब इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है और ये आपको कहां मिलेगा? स्पेक्ट्रम में। दोस्तों स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए सिंगल सोर्स है, इसको आपको एक एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट दिया गया कि इट असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। मतलब इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हुआ कि 20 साल के लिए आप ब्रिटिश क्राउन ने अधिकार दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, पर जो अल्टीमेट जो कंट्रोल था वो तो ब्रिटिश क्राउन का ही था। एंड दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कब हुआ था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुड गवर्नेंस वाला जो एक्ट आया था, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, उसमें ये चीज हुई थी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। मतलब दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो स्वदेशी मूवमेंट था दोस्तों, एक हुआ था 1906 में हुआ था आई थिंक, है ना। एंड इसके माध्यम से देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान मिला। एंड सेकंड इसमें दिया हुआ है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दोस्तों आप जानते हैं कि इस मूवमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था कि हमें आत्मनिर्भर होना है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी उनको रिवाइव किया गया एंड जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था उसको भी स्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो मॉडर्न इंडिया की या फिर स्पेक्ट्रम तो आप इसको सही कर पाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें दोस्तों 3 ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है एंड उनके लीडर का नाम दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा सही है। पहला ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी, दोस्तों ये सही है। देन ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, दोस्तों ये भी सही है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नेकर, दोस्तों ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। एंड इसका सिंगल सोर्स है स्पेक्ट्रम, उसमें एक ही पन्ने पे तीनों चीजें दी हुई है। अब दोस्तों विच ऑफ द, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो दोस्तों अखिल भारतीय अस्पृश्यता सभा, विरोधी लीग महात्मा गांधी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा ये भी सही है। एंड आत्मसम्मान आंदोलन ये तीनों ही सही है। तो दोस्तों आप इस स्लाइड को पॉज करके इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। जो गांधी जी ने 1932 में इस लीग को स्थापित किया था, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनाई गई थी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसका था, नेकर का था, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा कि इनमें से कौन सी साइट हड़प्पन साइट नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर है सोहगोड़ा। एंड दोस्तों ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, पर दोस्तों अगर आप नितिन सिंघानिया की बुक को आप सही से पढ़ेंगे तो दोस्तों उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इंपोर्टेंट एंशिएंट इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स। इसमें सोहगुणा में बताया हुआ है कि यहाँ पे अशोकन स्क्रिप्ट मिली थी। तो दोस्तों जब मैंने ये प्रीलिम्स दिया था तो मैंने यही दिमाग लगाया था कि सोहगुणा में तो अशोकन जो इंस्क्रिप्शन थे वो मिले थे। तो दोस्तों मैंने इसको सही किया था और मेरा आंसर सही भी हो गया था। तो दोस्तों इस तरह से आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है, तो आपका इससे बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है नितिन सिंघानिया, इसमें काफी सारी डिटेल दी हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोका किंग अशोका मेंशन अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। निम्नलिखित में से किस उबारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है। दोस्तों इसका आंसर है कंगनहल्ली। दोस्तों ये बाउंसर क्वेश्चन पूछा गया था एंड दोस्तों ये क्वेश्चन जो उपिंदर सिंह वाली बुक आती है वहां पे दिया हुआ है। दोस्तों एक बाउंसर है एंड दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इनसे आपको डरना नहीं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन सभी के लिए बाउंसर होते हैं एंड बहुत से लोग होंगे जो इसको अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा इनमें से महायान बुद्धिज्म का फीचर है। पहला डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा में देवत्व रोपण। सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, मतलब बोधिसत्व के पथ पर चलना। एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, मतलब मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। दोस्तों अगर आपको महायान बुद्धिज्म के बारे में पता है तो आप इसका आंसर सही लगा देंगे 1 2 3। दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि बुद्धिज्म के इन जनरल 2 पार्ट थे, महायान एंड हीनयान। महायान में बुद्धा को एज अ भगवान माना गया था, ठीक है। बोधिसत्व महायाना से ही बिलोंग करते हैं एंड इसमें मूर्ति पूजा और ये सब रिचुअल्स वगैरह सब स्टार्ट किए गए थे। दोस्तों इसके लिए बुक कौन सी है, एनसीईआरटी भी में भी दिया हुआ है एंड नितिन सिंघानिया में तो दिया ही हुआ है। अब दोस्तों अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए एंड यहाँ पे मैंने सारी डिटेल मेंशन की हुई है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया है कि गुप्ता पीरियड में जो विष्टि का मतलब होता था फोर्स्ड लेबर, तो इसके संदर्भ में हमें
चार स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड पूछा है कि कौन सा सही है। दोस्तों इसका स्टेटमेंट ए सही है, जिसमें बोला गया है कि इट वाज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। अब दोस्तों इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। दोस्तों ये जो अपनी एंशियंट इंडिया की एनसीईआरटी है, वहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए लाके रखा है। इसमें देखिए दोस्तों साफ साफ मेंशन किया हुआ कि गुप्ता पीरियड में लैंड टैक्सेस बढ़ गए थे और उसमें से एक क्या था, फोर्स्ड लेबर, जिसको लिस्टी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों देखिए ये जो की टर्म्स होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस एग्जाम में। तो दोस्तों जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े तो इस तरह की जो भी की टर्म्स आती है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए एंड उस पर आप उस पर नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया। अब दोस्तों ये न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड क्या है, दोस्तों आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो न्यू वर्ल्ड का मतलब दोस्तों जो नए नए डिस्कवर किए थे, जैसे अमेरिका हो गया था, ठीक है, एंड ओल्ड वर्ल्ड ये इंडिया की बात हो रही थी। तो दोस्तों हमें बताना है कि अमेरिका जैसे न्यू वर्ल्ड में से कौन सी चीजें ओल्ड वर्ल्ड यानी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ वीट, शुगर केन एंड कॉटन ये तो पहले से ही होता था। तो दोस्तों ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, बचा कौन सा, ऑप्शन ए टोबैको, कोकोआ एंड रबर। दोस्तों यही इसका सही जवाब है, यही तीन चीजें हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया है कि कल्याण मंडपा ये किस राज्य में मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट एक अभिलक्षण था। बिल्डिंग कल्याण मंडपास वॉज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। दोस्तों इसका आंसर है विजयनगर एंड दोस्तों इसका सोर्स क्या है, वही नितिन सिंघानिया की बुक है दोस्तों। एंड इसमें देखिए इसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है कि मोर, इसमें लिखा हुआ है कि मोर देन वन मंडप्स वर बिल्ट इन ईच टेम्पल एंड द सेंट्रल मंडप केम टू बी नोन एज कल्याण मंडप। तो दोस्तों देखिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें पूछा गया है कि तीन स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा सही है। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज होता था उसको आमिल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, ये हमारी जो मेडिवल इंडिया की एनसीईआरटी वहां पे दिया हुआ है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है कि इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। दोस्तों ये गलत है क्योंकि ये टर्किश सिस्टम था और ये इंडिया में लाया गया था। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड थर्ड बोला गया कि द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द राइन ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। जो मीर बख्शी का पद था वो खिलजी सुल्तान के समय में अस्तित्व में आया था। दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि इस समय ये अकबर के टाइम पे आया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली ए। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है कि हमें दो स्टेटमेंट दिए गए और बोला है कि संत जो निम्बाग थे वो जो कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, वो अकबर के समकालीन थे। अब दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो संत निम्बाग जो थे वो थे 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में ये थे। एंड जो अकबर थे आप जानते हैं कि अकबर 1542 से लेके 1605 के बीच में थे। एंड दोस्तों तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। अगला है कि संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहंडी। अब दोस्तों आप जानते हैं कि कबीर जो थे वो तो 15वीं सेंचुरी में थे, 15वीं शताब्दी में थे। एंड जो ये शेख अहमद सरहंडी थे ये आए थे 1600 के बाद, ठीक है, 1624 के बाद इनका था। तो दोस्तों ये तो बाद में आए थे तो कैसे उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है एंड इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। एंड दोस्तों इसका सोर्स क्या है, नितिन सिंघानिया, वहां पे ये मेंशन किया हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट दोस्तों मैंने आपके लिए लाया है। जैसे देखिए इसमें तीनों का टाइम पीरियड दिया हुआ है, आप इस स्लाइड को पॉज करके इसको देख सकते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, मतलब दोस्तों महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी में भी है एंड स्पेक्ट्रम में भी इसको दिया गया है। एंड दोस्तों सेकंड, इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर, मतलब लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने समर्थन किया था। ये कहां मिलेगा आपको? स्पेक्ट्रम में मिलेगा। एंड तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, जब सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी स्पेक्ट्रम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है 3 हमें ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है एंड बताना है कि कौन से पर्संस उससे एसोसिएट हैं। सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। केसी नियोगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ये भी सही है। एंड पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड दोस्तों ये भी आपको स्पेक्ट्रम एंड एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस स्लाइड को पॉज करके आप इन तीनों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया कि विद रेफरेंस टू मियां तानसेन कौन सी बात सही नहीं है। दोस्तों जो सही नहीं है वो मुझे बताना है। दोस्तों जब ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था तो मुझे लगा कि बाउंसर है, पर दोस्तों जब मैंने ऑप्शंस देखे तो मुझे लगा कि नहीं मैं इसको सही कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है क्या है कि तानसेन को ये टाइटल अकबर के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों मैंने ये सोचा कि ये बहुत बड़ा इवेंट है, अगर ये अकबर के द्वारा किया गया होता तो मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होता इसको। पर दोस्तों बाकी के जो 3 स्टेटमेंट थे वो जनरल स्टेटमेंट थे और यही केवल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट था। तो दोस्तों मैंने इसको सही मान लिया कि यही स्टेटमेंट गलत है। एंड दोस्तों जब आंसर की आई तो मेरा ये सवाल सही हो चुका था। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आपके सवाल वहां पे सही हो जाएंगे। अब दोस्तों ये जो टाइटल था तानसेन को, ये राजा विक्रमाजीत जो कि ग्वालियर के राजा थे उन्होंने दिया था। एंड दोस्तों बाद में अकबर ने इनको अपने यहां बुला लिया था एंड अकबर ने इनको टाइटल दिया था मियां। ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों इस स्लाइड को पॉज करके आप डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन 67, इसमें बोला गया है कि just a minute, who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscript to album and individual portrait। दोस्तों नितिन सिंघानिया में एंड एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये था जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार मतलब एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। इंडिविजुअल जो पोर्ट्रेट थे दोस्तों, इसका आंसर है जहांगीर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 68, उसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म परमिताज, मतलब परमिताज की सही व्याख्या क्या है। दोस्तों इसका आंसर है परफेक्शन, सी, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कहां मिलेगा? दोस्तों अगर आप नितिन सिंघानिया पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एज पर लोटस सूत्रा महायाना स्कूल बिलीव्स इन 6 परफेक्शंस और परमिता। दोस्तों देखिए इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो दोस्तों ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़िए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। रखमाबाई केस हुआ था 1884 में, ये किस चीज से संबंधित था? वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, दोस्तों ये गलत है। देन एज ऑफ कंसेंट, ये सही है। एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये भी सही है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3, मतलब महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, इससे संबंधित ये केस नहीं था। सहमति की आयु, सही बात है। एंड दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। दोस्तों रखमाबाई ये फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर थी इंडिया की। 11 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई थी 19 साल के दादाजी भिकाजी से। एंड दोस्तों उस समय ये कन्वेंशन था कि जो महिला होगी वो अपने घर पर ही रहेगी, बट इन्होंने जो इनके पति थे उन्होंने चाहा कि वो उनके घर पे आके रहे। तो दोस्तों इसके चलते इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था एंड फिर वो डिवोर्स चाहती थी। ठीक है। एंड दोस्तों उस समय एक सामान्य बात नहीं थी, तो दोस्तों इसलिए
ये काफी न्यूज में आया था ये वाला केस। दोस्तों इस स्लाइड को आप पॉज कीजिए, इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें पूछा गया है कि इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज 20वीं शताब्दी में इंडिगो का कल्टीवेशन डिक्लाइन हुआ। दोस्तों आप जानते हैं कि सिंथेटिक डाई आ गई थी उस समय तक एंड ये प्रॉफिटेबल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 70 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 71 जिसमें पूछा गया है कि वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में किस लिए बनाया था। दोस्तों आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, 71 का ऑप्शन है डी। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया, मतलब वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। दोस्तों ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से या स्पेक्ट्रम से। अगला क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें पूछा गया है कि विद द रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलन ये किस चीज से संबंधित है। दोस्तों आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या है, जो बिरसा मुंडा वाला रिवोल्ट हुआ था 1899-1900 उसको उलगुलन बोला जाता है। दोस्तों ये भी आपको डायरेक्ट पूछा गया है एनसीईआरटी से या फिर स्पेक्ट्रम में भी ये मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 73 जिसमें पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पनीनी इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा। अब दोस्तों आप जानते हैं कि पनीनी ने अष्टाध्यायी लिखी थी संस्कृत ग्रामर, और ये कब लिखा था, ये था 400 बीसी में। ठीक है दोस्तों, और ये जो पुष्यमित्र शुंगा थे ये थे 185 बीसी से लेके 151 बीसी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, अगला बोला गया कि अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। दोस्तों अमर सिम्हा तो चंद्रगुप्त 2 से संबंधित थे, उनके नवरत्न में से एक थे, एंड हर्षवर्धन तो बाद में आए थे। तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगर आप टाइम पीरियड देखें उसका तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगला स्टेटमेंट है कि कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त 2। दोस्तों ये सही है क्योंकि ये इन्हीं के दरबार में नवरत्न थे, ये दोनों थे, अमर सिन्हा भी एंड कालिदास भी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 ओनली, 73। एंड दोस्तों अगर आपको इनके बारे में जानना हो तो आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए एंड यहाँ पे मैंने डिटेल में बता रखा है। एंड दोस्तों इस सवाल का जवाब आप आराम से नितिन सिंघानिया के माध्यम से दे सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 74 जिसमें हमें 3 पेयर दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट औरंग इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, सेकंड बेनियान इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड तीसरा मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। दोस्तों ऑप्शन 1 इसमें गलत है एंड 2 एंड 3 सही है। थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका बी सही होगा। अब दोस्तों औरंग मतलब राजकोष का प्रभारी, देन बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, देन मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। अब दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी क्लास 8 देखेंगे तो उसमें औरंग का मतलब बताया हुआ है कि ये वेयर हाउस के लिए टर्म यूज की जाती थी। तो दोस्तों ये तो गलत हो गया। एंड दोस्तों बेनियान क्या होते थे कि जो यूरोपियन मर्चेंट भारत में ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज कल्चर वो समझते नहीं थे, तो उन्होंने कुछ एजेंट अपॉइंट किए थे जिनको बेनियान बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, एंड मिरासीदार क्या होते थे, ये हेरिडेटरी पीजेंट होते थे जो अपनी जमीनों को कल्टीवेट करते थे एंड फिक्स जो लैंड टैक्स होता था वो गवर्नमेंट को पे करते थे। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों सही है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 जिसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया कि कौन सा सही है। पहला, स्थविरवादीन बिलोंग्स टू महायाना बुद्धिज्म। सेकंड, लोकोत्तरवादीन सेक्ट वाज ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। एंड तीसरा है कि द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है, ये 2 एंड 3 सही है। थोड़ा हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ये गलत है एंड इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। एंड इसमें पूछा गया है कि स्थविरवादी महायान बुद्धिज्म से संबंधित रखते थे। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी एंड महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। दोस्तों इसके बारे में आप इस स्लाइड को आराम से पढ़िए। दोस्तों आप जानते हैं कि जब सेकेंड काउंसिल हुई थी तब बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ। पहले थे अकारी यावादीन्स जिन्होंने महासंघिका की स्थापना की एंड दूसरे जो थे वो थे
स्तर वीरवादीन। दोस्तों ये थोड़ा डिफिकल्ट है एंड ये आउट ऑफ ट्रेडिशनल सोर्सेज से पूछा गया था दोस्तों, एक तरह का बाउंसर था। एंड दोस्तों ये जो स्तर वीरवादीन थे ये महासंघिका के पार्ट नहीं थे, है ना। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। एंड दोस्तों अगला कि महासंघिका से ही महायान का निर्माण हुआ था, तो ये अगला स्टेटमेंट है दोस्तों। एंड ये जो लोकोत्तर वादियों थे ये महासंघिका का ही एक सब डिवीजन था। तो दोस्तों ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है एंड मुझे नहीं लगता कि काफी लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 76 जिसमें पूछा गया है कि Which of the following statement correctly explains the impact of Industrial Revolution on India during the first half of 19th century? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो समाप्त हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी या फिर नितिन सिंघानिया से, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें पूछा गया है कि फिर से दोस्तों चार इवेंट्स दिए गए और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। दोस्तों एक नया ट्रेंड आया है और दोस्तों इस तरीके से हमको अपनी एनसीईआरटी एंड बाकी की बुक्स पढ़नी है, इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कब हुआ था और कब नहीं हुआ था। पहला प्रतिहार अंडर किंग भोज, दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 836 से लेके 885 सी, ये मिहिर भोज थे, ठीक है। सेकंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन, दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 600 से 630 के बीच में। एंड अगला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय पुरंतका, दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 907 में हुआ था। फिर है पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 750 में। तो दोस्तों अब आप इसको आराम से अरेंज कर पाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77 का सी 2413। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें पूछा गया है कि हुंडी का मतलब क्या था? दोस्तों हुंडी क्या थी? एक बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपकी जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है, एक विनिमय पत्र इसको बोला जाता था दोस्तों, और इसके माध्यम से लोग अपनी ट्रेडिंग करते थे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द बुक देशर काथर रिटन बाय सखाराम गणेश देओस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, 3 स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। दोस्तों ये भी एक बाउंसर था एंड मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। तो दोस्तों इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इट वॉर्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड, दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स, ये भी सही है। एंड इसमें देश का मतलब बंगाल से था, दोस्तों ये गलत है क्योंकि इसमें देश का मतलब इंडिया से था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है। एंड दोस्तों अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है नंबर 80 जिसमें गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा गया है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कौन सा सही है। दोस्तों आप जानते हैं 1931 में हुआ था एंड इसमें 4 स्टेटमेंट, इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दोस्तों ये सही है क्योंकि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, इसलिए गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। देन विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दोस्तों ये भी सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, दोस्तों गांधी जी ने ये सजेशन दिया था बट इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सोर्स क्या है? स्पेक्ट्रम। फॉर द रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। दोस्तों स्पेक्ट्रम से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 81 जिसमें पूछा गया है कि विट्ठल विध्वनाशक जो मंथली जर्नल थी वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? दोस्तों इसका आंसर है गोपाल बाबा वालंकर, दोस्तों ये भी एक बाउंसर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों ये गोपाल बाबा वालंकर थे जिन्होंने ये मंथली जर्नल निकाली थी, विटाल विध्वंसक। एंड दोस्तों इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए, इसमें मैंने पूरा डिटेल में इस
पब्लिकेशन के बारे में बताया हुआ है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कुल्यवापा एंड द्रोणवापा ये किस चीज से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर है मेजरमेंट ऑफ लैंड, भूमाप। ये गुप्ता पीरियड के दौरान ये टर्म्स यूज की जाती थी। एंड दोस्तों ये भी एक बाउंसर है, ठीक है। हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेस है वहां पे इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। दोस्तों इनसे घबराना नहीं है क्योंकि ये सभी लोगों के लिए बाउंसर होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 83, जिसमें पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। दोस्तों एक इंस्क्रिप्शन है जिसपे लिखा हुआ है कि whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। दोस्तों ये लिखा था अशोका ने। एंड दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, अवर पास्ट 1। दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, यहाँ पे डायरेक्टली इस चीज को बताया हुआ है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें हमें 4 स्थान दिए गए हैं और उनको मैच करना है कि वो सही है कि नहीं है। पहला भिलसा मध्य प्रदेश। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि विदिशा को भिलसा बोला जाता था, ठीक है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। दोस्तों गिरिनगर गुजरात ये सही है, जो गिरनार पर्वत है उसको गिरिनगर के नाम से जाना जाता था। एंड स्थानेश्वर यूपी, दोस्तों ये थानेश्वर है, थानेश्वर जहां पे हर्षवर्धन था, तो ये तो हरियाणा में है, तो दोस्तों ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3 ए ऑप्शन। और दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए। यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि विदिशा मिडियल पीरियड में बोला जाता था, भेलसा। देन जो होयसाला थे उनकी कैपिटल थी द्वार समुद्र, बेलूर तालुक में जो अभी मौजूद है गिरनार, वो हो गया। एंड थानेसर हरियाणा। तो दोस्तों थोड़ा सा ये भी एक बाउंसर टाइप की क्वेश्चन था क्योंकि दोस्तों ये बहुत कम लोगों को चीजें पता होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन 85, जिसमें पूछा गया है कि गुप्ता पीरियड के दौरान ये जो टाउन्स थे घंटसाला, कदुरा, चौल, ये क्या थे। दोस्तों ये सब पोर्ट्स थे जो कि फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे। दोस्तों ये भी एक बाउंसर क्वेश्चन है एंड ये हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज में नहीं, सोर्सेज में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें रेडी रहना चाहिए क्योंकि हमें हर क्वेश्चन तो करना नहीं है, ठीक है। 200 में से अगर हमारे 100 नंबर भी आ जाएंगे तो हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब 50%, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा हमें ध्यान देना नहीं है ऐसे बाउंसर्स पे। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन है 86, जिसमें पूछा गया है कि 3 पेयर दिए गए और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, देखिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला कि परिव्रजका मतलब रिनंसिएंट एंड वंडरर। सेकंड श्रमणा प्रीस्ट विद हाई स्टेटस। फिर उपासका ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों 86 का आंसर है बी 1 और 3 ओनली, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा हो हिस्ट्री का, तो वहां पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 उसमें पूछा गया था कि श्रमणा, परिव्राजक, मागध एंड अग्रहारिका, ये सब क्वेश्चन के इनके बारे में पूछा गया था, इनके ऑप्शंस में ये शामिल थे। तो दोस्तों यूपीएससी के ऑप्शंस भी सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसका आंसर मागध था, बट दोस्तों आपको श्रमणा, पारिव्रज के बारे में भी पता करना होगा क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस हमारे लिए नए हैं, हमें इनके बारे में समझना होगा। और दोस्तों देखिए इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड दोस्तों इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता चुका हूं कि जो परिव्राजक होते हैं उसका मतलब क्या होता है, जो घूमने वाले साधु होते हैं उसको बोला जाएगा परित्यागी व भ्रमणकारी। एंड दोस्तों श्रमण क्या होते हैं, उच्च पद प्राप्त पुजारी। ये गलत है दोस्तों, ये तो क्या होंगे कि हु परफॉर्म्स एक्ट ऑफ ऑस्टेरिसिटी, मतलब जो कि तपस्या वगैरह करते हैं उनको श्रमणा बोला जाएगा। एंड दोस्तों जो उपासक मतलब उपासना करने वाले, ले फॉलोवर्स। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। एंड दोस्तों ये हमारा सेक्शन था हिस्ट्री पे जो कि खत्म हो चुका है।
एंड दोस्तों अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमें किस चीज की जरूरत है कि हम एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन करें, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है नितिन सिंघान या स्पेक्ट्रम, उस पे हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए। एंड दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, हमें सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करनी होगी। एंड दोस्तों जैनिज्म बुद्धिज्म ये बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, इस पे हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, हमें एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए एंड कॉमन सेंस हमें हमेशा यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर अपन इतनी चीज कर लेते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक सकता है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मेरे से, है ना दोस्तों। एंड इस पूरे वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में हमारे चैनल को, हमारे कोर्सेज को आप सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को हमारे कोर्सेज के बारे में टाइमली अपडेट मिलता जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।